हो पिया मेहंदी ले आदा मोती झील से जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी ले आदा मोती झील से जाके साइकिल से ना। सजना कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया पग पग ले जाऊं तोहरी बलैया मैं पग पग ले जाऊं तोहरी बलैया। अरे चश्मा लगावला से हीरो न कहइबा ए बबुआ चश्मा लगावला से हीरो न कहइबा ए बबुआ। गांठ के खोलाई समधी मांगे समधिनिया हो गांठ के खोलाई समधी मांगे समधिनिया हो। ना लिहले गैया ना लिहले भैंसिया हो ना लिहले गैया ना लिहले भैंसिया हो ना लिहले बेलाउरी पाड़ी बड़ा रंगदार समधि। शास्त्रीय संगीत का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है और बिना शास्त्रीय संगीत सीखे आप उस बारीकी से नहीं गा सकते। मैं बॉलीवुड गीत गाती थी, मैंने पढ़ाई क्लासिकल म्यूजिक से मैंने उस टाइम शुरुआत की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध लोक गायिका अनन्या सिंह जी, जिनसे आज हम बहुत सारी बातें करेंगे और जानेंगे उनके करियर के बारे में भी। राम राम में हुआ है ये जग धरती स्वर्ग बनाए। अनन्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका और साथ ही मैं बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ लाउड स्पीकर 90 FM को और मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत सारा थैंक्स कहना चाहूँगी आपको कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और इसके साथ ही एक सवाल है जो मैं जनरली सबसे पूछती हूँ, बस लोगों को लगता है कि ये एक रटा रटाया सा है, बट मुझे लगता है कि जो लड़कियाँ या लड़के इस फील्ड में आना चाहते हैं वो एक शुरुआत उनको मिलती है, आपसे एक प्रेरणा मिलती है। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये शुरुआत हुई कैसे, कैसे अनन्या सिंह को लगा कि मुझे सिंगर ही बनना है? बेसिकली शुरुआत तो ऐसा होता है कि एक शुरुआत होती है जब हमको बहुत उड़ान मिलने लगती है, जहाँ से लगता है कि हाँ ये मेरा हाइप है, यहाँ से शुरू हो रहा है। और एक शुरुआत होती है जो बचपन में अंदर से एक आता है, इंट्यूशन आता है बहुत सारा। तो मेरे साथ बचपन से मैं बहुत सारी फील्ड्स में, लाइक मैं स्पोर्ट्स में भी थी और मैं बास्केटबॉल प्लेयर थी, अंडर 16 मैंने खेला था स्टेट लेवल। उसके बाद आगे जा नहीं पाई थी, किसी कारणवश बाहर जा नहीं पाई थी नेशनल खेलने। तो मैं स्पोर्ट्स में भी रही, फिर मैं पेंटिंग में भी थी, मैं भरतनाट्यम कथक भी करती थी, मैं नृत्य नाटिका डांस और ये जो हमारा मतलब सिंगिंग डांसिंग एक्टिंग एंकरिंग सब कुछ ही करती थी। पर बचपन में जब मैं क्लास 5th में थी तो एक बार ऐसा हुआ कि हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैं रहती थी, बट एक बार ऐसा हुआ कि मुझे मौका मिला था, होता ना कि स्लॉट जो है वो खाली था, रह गया था एक प्रोग्राम का, एनुअल फंक्शन का मेरे स्कूल में। तो उस टाइम मुझे कहा गया था कि अनाउंसमेंट हुई थी कि कोई आके गाना गाना चाहता है तो गा सकता है। तो उस टाइम मैंने एक गाना गाया था जो मेरे दादाजी ने सिखाया था, वो पहला गाना था मेरी लाइफ में, मैंने पहला गाना ही वही सीखा था। तो वो मैंने ऐसे ही जाके सुना दिया था। और क्लास 5th में थी तो मेरे स्कूल के जो वाइस प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे 100 रुपए दिया था। तो मुझे लगा था कि अरे ये तो कितना अच्छा है। उस टाइम तो 5 रुपए लगा कि 5 रुपए होंगे तो गोलगप्पे खाएंगे, ऐसा वाला सीन था। 100 रुपए तो बहुत, तो उस टाइम 100 रुपए उन्होंने दिया था, फिर 1-2 और टीचर्स ने, किसी ने 50, किसी ने कुछ दिया था। तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा है, मुझे पैसे मिले, इट मीन्स कि लोगों को पसंद आया। तो वहां से लगा कि अच्छा हम ये कर सकते हैं, मैं बेसिकली इस फील्ड में जा सकती हूँ। उसके बाद मैंने संगीत सीखने के लिए जो है, उस संगीत सीखने के नाम पे भी मैं ऐसे खुद से तो पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता था कि इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, इससे क्या होगा। क्योंकि पहले तो ये होता था IAS ऑफिसर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। अच्छा, आपका भी ऐसा सपना था, मुझे IAS ऑफिसर बनना है? हाँ, तो ये दिमाग में रहता है ना, उसके लिए वे पता है कि हाँ ये पढ़ना है, इस पढ़ाई के बाद ये करना है, फिर ये करना है। बट म्यूजिक की फील्ड में आगे कैसे बढ़ना है ये पता ही नहीं था। तो एवं गाती थी मैं घर पे, खूब तेज से चिल्ला चिल्ला के गाती थी। होता है ना कि
बच्चे बचपन में घर पे खाली होती थी तो ऐसे गाती थी। मैं जिस उम्र में थी उस उम्र में मोस्टली सारे बच्चे बॉलीवुड गीतों की तरफ ही ज्यादा भागते थे और मैं भी गाती थी। मैं बॉलीवुड गीत गाती थी। मैंने पढ़ाई क्लासिकल म्यूजिक से मैंने उस टाइम शुरुआत की थी, जो कि जैसा बताया डिप्लोमा किया था। तो प्रभाकर करने के बाद ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो जब मेरी शुरुआत थी वहाँ पे सीखने की, तो मैं सीख रही थी। उस टाइम कॉम्पिटिशंस भी होते थे आए दिन हमारे गोरखपुर शहर में। तो कई बार कॉम्पिटिशंस में जीतने का मौका मिलता था, कभी फर्स्ट कभी सेकंड। तो एक कॉम्पिटिशन में मैं फर्स्ट पोजीशन मेरा आया था। तो गोरखपुर की ही एक बहुत जानी मानी गायिका हैं मिथिलेश तिवारी मैम। वो बहुत सुरीली, बहुत प्यारा गाती हैं वो। उन्होंने मुझे, वो जज भी थी उस प्रोग्राम में, उस कंपटीशन में। तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी थी और उन्होंने मुझसे कहा था बेसिकली कि बेटा तुम एक वर्कशॉप है वो तुम ज्वाइन करो। ये वर्कशॉप बेसिकली गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से है और ये लोक गीतों को लेकर है। तो तुम इसमें सारे लोकगीत सीख पाओगी। 10 दिन का वर्कशॉप है और इसका तुम्हें सर्टिफिकेट भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। और तो मेरे दिमाग में था उस टाइम, तो कुछ पता ही नहीं था। मुझे लगा कि अच्छा हाँ, दूरदर्शन वगैरह में तो कजरी चैता यही सब गाते हैं, लोकगीत ही होता है ये सब। तो मुझे पता भी नहीं था कि लोकगीत एग्जैक्टली क्या है। तो वो 10 दिन का जो वर्कशॉप है वो, उसके बाद एकदम लाइफ चेंज हो गई थी मेरी। तो वो मैंने 10 दिन में जो मैंने सीखा था उसके आधार पे मैंने और आगे कई कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया और मैं सब में जीतती गई। और उत्तर प्रदेश, पूरे यूपी में कंपटीशन गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था। तो उसमें जिसका सिलेक्शन होना था उसको ही सिर्फ एक इंटरनेशनल मंच पे परफॉर्म करने को मिल रहा था। और मैं उस टाइम जस्ट 18 की हुई थी और मेरे लिए वो बहुत नया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तुरंत 18 साल की मैं हुई थी तो मैं एलिजिबल थी, क्योंकि पैन कार्ड वगैरह सब मेरा तब, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए थी। उस टाइम पूरे प्रदेश से कई सारे लोग आए थे अपनी मंडली लेके। यहाँ पे कंपटीशन हुआ था गोरखपुर में, तो उसमें जो फर्स्ट आना था जिसको, सिर्फ उसको ही मौका मिलता वहाँ पे परफॉर्म करने का, उसकी पूरी टीम को, जो आपको मिला। और मैं सबसे छोटी थी और मैं अपनी टीम की टीम लीडर थी। और मेरे से सारे 10-10 साल बड़े, 20-20 साल बड़े लोग मेरे टीम में थे, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हो चाहे वो सिंगर्स हो। तो उनको मैं लेके फिर लखनऊ गई थी। वहां पे करीब 8-10 देश के लोग सेम टाइम पे परफॉर्म करने आए थे। तो वो पहली बार था जब मुझे एक ऐसा मंच मिला था जो, जिसके लिए शायद बहुत सारे बच्चे आज भी तरसते हैं कि उनको वो मौका मिले। तो वो मुझे, मैं जस्ट 18 की हुई थी और वहां पे उनको परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो उन्होंने मुझे हमेशा के लिए अपॉइंट कर लिया। तो फिर आज तक मैं गवर्नमेंट से इम्पैनल्ड हूँ और पूरे इंडिया और आउट ऑफ इंडिया हम गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करने। क्या बात है। अच्छा नन्या जी, जैसा आपने बताया कि उस समय जो आपके साथ के बच्चे थे बॉलीवुड गाने गा रहे थे, सीख रहे थे, तो उस टाइम मुझे लगता है कि मोस्ट अट्रैक्शन उधर की तरफ होता है। हाँ, तो उस उम्र में इतनी समझ, इतनी गंभीरता कि हमें शास्त्रीय संगीत सीखना है, ये समझ कहाँ से आई? शास्त्रीय संगीत तो खैर वो लोग भी सीखते थे, क्योंकि बॉलीवुड भी गाने के लिए, कोई भी संगीत करने के लिए शास्त्रीय संगीत का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और बिना शास्त्रीय संगीत सीखे आप उस बारीकी से नहीं गा सकते। मैं ये नहीं कह रही आप नहीं गा सकते, बहुत लोगों के पास ईश्वरीय मिला होता है, ईश्वर का दिया हुआ है, वो गाते हैं, पर उनको पता नहीं है, वो गा तो लेते हैं पर उन्हें पता नहीं कि वो जो गा रहे हैं उसको कहते क्या है। जैसे कल को हम गए स्टेज पे, हमें एक गाने का स्केल मिला तो उन्हें यही नहीं पता कि व्हाट इज अ स्केल, तो वो नहीं गा सकते। तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है सभी को। तो सीखते तो वो भी थे, पर वो कम्प्लीटली बॉलीवुड की तरफ थे, क्योंकि एक होता है ना कि जैसे अब हमने नरेंद्र मोदी जी को देखा कि वो पीएम है, तो अब आज का जो युवा नेता है वो सीधे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। उसको नहीं पता कि वहां तक जाने के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये हर जगह है, हर फील्ड में। वैसे ही हमारे देश में, हमारे प्रदेश में या फिर हमारे शहर में भी जो बच्चे हैं वो बॉलीवुड गानों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उस तरीके से हाइप मिली हुई है और उनको नहीं पता कि हमारा कल्चर में कैसे कैसे गाने हैं। तो बेशक मैं भी गाती थी तो अट्रैक्शन तो उधर था ही, क्योंकि शुरू से मैंने लता जी और आशा जी को ही सुन के संगीत सीखा था। उस टाइम जब मेरे पास गुरु नहीं थे तो मैंने उनको ही सुन के संगीत सीखा था। पहले गुरु कौन थे अनन्या जी? मैंने चंडिका प्रसाद मिश्र जी का नाम लिया था, तो वो मेरे गुरु ही हैं। वो भले तबला वादक थे पर उनको वोकल का भी नॉलेज था। तो वो मुझे काफी हद तक, उन्होंने जहाँ तक उनके पास ज्ञान था वहां तक उन्होंने मुझे पूरा अपना ज्ञान देने की कोशिश की। उसके बाद कोविड के वक्त वो नहीं रहे। कोविड के टाइम पे कोविड
से उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद फिर आगे मुझे और भी गुरु मिलते गए, चीजें होती गई, धीरे 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 होता गया। मतलब मैं किसी एक गुरु, हाँ शुरुआत उनसे हुई थी, उन्होंने ही मुझे इस फील्ड में वही लेकर आए थे कि तुम संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ो, पढ़ाई करो इसमें, तो इसलिए वो पहले गुरु हो गए। इंस्टा पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे भी मैंने देखा आपके एक वायरल गारी है जो बहुत धूम मचाई है, काफी अच्छे व्यूज गए हैं, वो एक बार मैं चाहूंगी हमारे दर्शक लाइव सुन लें अगर। बिल्कुल सुनाऊंगी। और गारी हमारे यहाँ की विधा है, पारंपरिक विधा है जो शादी विवाह में गाते हैं, और ये हर स्टेट में है, हर भाषा में है। तो हमारे भोजपुरी लोक संगीत में विवाह गारियों में से एक बहुत प्रसिद्ध गारी है, तो उसको हमने सुनाया था, मैं वो थोड़ा सा सुनाती हूँ। गांठ के खोलाई समधि मांगे समधिनिया हो, गांठ के खोलाई समधि मांगे समधिनिया हो, मड़वा में भेड़ भैले भारी, बड़ा रंगदार समधि हो, मड़वा में भेड़ भैले भारी, बड़ा रंगदार समधि। और इसमें समधी जी के लिए क्या कहते हैं कि समधी बहुत रंगदार हैं और उनका एक अपना अकड़ है, होते हैं ना समधी शादी में आते हैं तो अपने रौब में रहते हैं, तो उसके ऊपर महिलाएं कैसे गाती हैं। नाली हले गैया नाली हले भैंसिया हो, नाली हले गैया नाली हले भैंसिया हो, नाली हले बेलाउरी पाड़ी, बड़ा रंगदार समधि। कि पहले तो गाय भैंस ही दी जाती थी शादी में, जैसे राजाओं के टाइम पे घोड़े हाथी देते थे, वैसे ही गांव में भैंस गाय दी जाती थी। तो उनको रंगदार इसलिए बताया जा रहा है कि उनको इतना अकड़ है कि अरे मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो वो कुछ वो इस तरीके के रंगदार हैं। तो उसके क्या बात है, बहुत मतलब कि आप बात भी करती है तो इतनी मिठास होती है, गाती है तो फिर वाकई लगता है कि हाँ सरस्वती माँ की असीम कृपा है आपके ऊपर। सच में भगवान की कृपा ही सब कुछ है जी। ये गारी बहुत सुंदर थी। अनन्या जी चाहूंगी बस एक और कुछ हो जाए ऐसी ही। एक और वायरल है, उसमें से वो सुना। बहुत सारी है, इनफैक्ट मैंने बहुत सारे हैं। तो अभी बीच में जो एक और वायरल है उसका कुछ लड़कों ने मेल वर्जन भी बनाया है, तो मैं वो सुनाते हूँ। अरे चश्मा लगावला से हीरो न कहई बाए बबुआ, चश्मा लगावला से हीरो न कहई बाए बबुआ, बकलो लावे कहई बाए बबुआ, बका छोनरे कहई बाए बबुआ, कइला करार जवन तिलक न ले आई नाए बबुआ, कइला करार जवन तिलक न ले आई नाए बबुआ, तू त ठगवे कहई बाए बबुआ, मुँह चोरावे कहई बाए बबुआ। क्या बात है, बहुत सुंदर। और जब गारी इतनी मिठास, इतनी सुंदर आवाज में गाई जाए तो मुझे लगता है वो गारी नहीं लगती होगी। बिल्कुल। अभी तो ऐसे किसी को आप गाली देंगे तो वो तो पटक के मारने आ जाएगा आपको, पर इसीलिए इसको गारी कहते हैं। और ये गारी की विधा है, इसके पीछे भी एक कहानी है। लाइक गारी की विधा जो शुरुआत ही यहाँ से हुई थी, क्योंकि जब शादियां पहले, अब तो आजकल फोन है, सबकी पहले बात हो जाती है, लोग जान जाते हैं कि फूफा मौसा चाचा कौन है। उस वक्त पता नहीं होता था, और दो परिवार किसी को जानते नहीं थे, और बहुत ही कम टाइम में ऐसे देख के शादी हो जाती थी। तो जब शादी का समय होता था तो उस वक्त माहौल बहुत ही एकदम सैड और वैसा ना हो, इसलिए गारी की विधा शुरू हुई कि हम फूफा को गारी देंगे तो फूफा जी पिनकेंगे, चाचा को देंगे तो चाचा जी पिन, तो पता चलेगा एक तो कि वो चाचा है वो फूफा है, और इससे रिश्ते भी और मजबूत होंगे, हंसी मजाक का माहौल होगा, तो इससे तो इसीलिए वो रिश्ते भी मजबूत होंगे, और उसी बहाने वो लोग बात कर पाएंगे या हंसी मजाक कर पाएंगे, तो इसलिए इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा नन्या जी, गारी का एक सुंदर रूप मैं आपसे सुन रही हूँ, देख रही हूँ, और अभी एक सिंगर है भोजपुरी की, काफी फेमस है वो भी, तो एक गारी है जो आजकल बहुत वायरल भी हो रही है, इनफैक्ट वो उसको स्टेज पे भी गा रही है, तो मुझे अजीब लगा थोड़ा सुनकर। शायद हम उस समय से हैं जब हमारे में ये थोड़ा अजीब है सुनना कि इस तरह की गारी को स्टेज पर गा रहा है। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं कि ये आधुनिकता की एक दौड़ है जिसमें लोग एक्सेप्टेंस दे रहे हैं? 2-4 वर्ड्स आप बता पाएंगे गारी के? कुर्सी मंगौली। अच्छा, ओके जी। बेशक मैं आपको बताना चाहूंगी। एक्चुअली हम
किसी भी आर्टिस्ट को हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक कलाकार हैं, आप किसी भी ऐसे पद पे हैं, चाहे आप कला के क्षेत्र में हैं, चाहे आप खेल में हैं, चाहे आप किसी भी जगह हैं, अगर आप एक पब्लिक फेस हैं तो ऑब्वियसली आपको पूरी दुनिया देख रही है, आपको वो छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, वो बुजुर्ग भी देख रहे हैं, वो सारे लोग भी देख रहे हैं जो आने वाला जनरेशन में हमारे इन चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है वहां पे एज एन आर्टिस्ट या एज अ पब्लिक फिगर कि हम क्या परोस रहे हैं समाज में, क्योंकि वो देखा देखी बहुत लोग करते हैं। जैसे मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो जब मैंने गोरखपुर में शुरुआत की थी, छठ के गीत गाने की शुरुआत की थी, उस वक्त इक्के दुक्के कोई नहीं था, एक दो लोग मुश्किल से थे जो छठ गीत को बहुत ही भव्य तरीके से बनाते थे, वीडियोस बनाते थे और उसका प्रचलन एक बड़ा था। नेक्स्ट ईयर 5-6 लोग आ गए, उसके नेक्स्ट ईयर 10-20 लोग आ गए। ऐसा हो गया कि अब मुझे अपने वीडियोस बनाने के लिए बहुत पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी अपने वीडियोग्राफर से। वो बोलता था कि दीदी पहले से ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रखे हैं, थोड़ा जल्दी करवाइए, क्योंकि बाकी लोग ऑलरेडी। तो इसका मतलब कि देख देख के चीजें बढ़ती हैं। और जैसे हम भी अगर देख रहे हैं तो हमारे ऐसे कई लोग हैं, जैसे स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी की मैं बात करूं तो उनको भी देख के तो हमने सीखा ना। अगर सभी लोग उल्टे सीधे गाने ही गाए होते तो शायद हम भी वही गाते। तो मेरे पास कोई तो था जिन्हें हम देख के सीख पा रहे थे। तो इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, इस पद पे आने के बाद, समाज में अगर आपका चेहरा बहुत ज्यादा जाना पहचाना है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप समाज में क्या परोस रहे हैं। और मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। बेशक वो गारी की विधा है, पर कोई भी चीज आउट ऑफ कंट्रोल अच्छी नहीं है। हर चीज लिमिट में ही अच्छी लगती है, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। कोई भी चीज आप लिमिट में करेंगे तो बहुत अच्छी है, आउट ऑफ लिमिट करेंगे तो वो नुकसानदायक है। तो क्या व्यवस्था है कि इतने प्रसिद्ध लोग भी इस तरह के गाने लेकर आ रहे हैं, उन्हें वो जिम्मेदारी वो क्यों भूल गए हैं? बिल्कुल, नेहा कक्कड़ जी शुरू से मैं उनको बहुत पसंद करती आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को फेस करते हुए, बहुत स्ट्रगल्स के बाद आगे जाके बहुत अच्छा जागरण गीतों से शुरुआत करके आगे बॉलीवुड में अच्छा नाम कमाया। और बॉलीवुड में एंटरटेनमेंट के नाम पे बहुत प्रचलित है, लाइक मुजरा भी बहुत गाया जाता है और आइटम सॉन्ग्स बहुत फेमस हैं। बट हाँ, वो एक पार्ट रहा है शुरू से। लाइक लता जी और आशा जी ने भी ऐसे गीत गाए हैं। आशा जी ने भी मुजरा गाया है, लता जी की आवाज में भी मुजरे हैं और आइटम सॉन्ग्स हैं। पर उसका भी एक दायरा रहा है हमेशा। वो दायरा तब के हिसाब से तब भी वो उस वक्त भी वो ज्यादा रहा होगा, पर चूंकि वो आइटम सॉन्ग था तो वो आइटम की तरह ही था। आज के हिसाब से भी वो थोड़ा सा अधिक है। बट अभी जो हो रहा है, मुझे लगता है कि जिसके पास पहले से प्रसिद्धि है वो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि या तो फिर आप यहाँ पे अगर आप पैदा हुए हो तो आपका दायित्व तो यही बनता है कि आप कुछ ऐसी चीजें दो ताकि उसी हिसाब से हमारे जो आने वाला यूथ है वो देख के आपको आगे बढ़े। अच्छा, नन्या जी भी शारदा सिन्हा जी का जिक्र आया और मैंने देखा है कि उनका एक बहुत जो फेमस गाना है कहे तो से सजना, आपने भी उसको सुर दिए हैं। तो मैं चाहूंगी एक बार ये मिठास भरा गीत हमारे दर्शक सामने से सुने आप। जरूर, मैं सुनाती हूँ आपको जी। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग ले जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग ले जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपने धुन में, मगन अपने धुन में रहे मोरा सैया, पग पग ले जाऊं तोहरी बलैया, पग पग ले जाऊं तोहरी बलैया। बदरिया से बरसों घटा बन के छाऊं, बदरिया से बरसों घटा बन के छाऊं, जिया तो ये चाहे तो हे अंग लगाऊं, जिया तो ये चाहे तो हे अंग लगाऊं, नूंदनी गोड़ी मोरी रोके है पैया, पग पग ले जाऊं तोहरी बलैया, पग पग ले जाऊं तोहरी बलैया।
बहुत सुंदर, thank बहुत you. सुंदर। मैं क्या ही कहूँ आपकी तारीफ में। सीरियसली मैं बहुत ज्यादा खुश हो जा रही हूँ जब आपकी Thank you, आवाज ये thank you. कानों में पड़ती है। मुझे इसीलिए मुझे लगता है इतने चाहने वाले हैं आपके। थैंक यू और सो ये मच। गीत भी ऐसा है कि मुझे लगता है शायद ही कोई सिंगर होगा बिल्कुल, जिसने इस पे बिल्कुल। अपने सुर नहीं आजमाए होंगे। अब उनके जैसा तो कोई भी नहीं गा सकता। शी बिल्कुल। वॉज अ लेजेंड, और आज भी उनके गीतों को सुन के हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जी। बट स्टिल कोशिश रहती है कि हम थोड़ा बहुत भी आसपास अगर भटक लेंगे तो मुझे लगता है जीवन सफल हो जाएगा। अनन्या जी, मैं ये जो सुंदर सा ये सुर का जो सफर चल रहा है इसको चाहती हूँ कि रुके ना। उसी क्रम में एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी विधाएं हैं, आपने एक नाम लिया चैती, और भी ऐसे कौन कौन सी विधाएं जिन पे कभी आपने अपने सुर आजमाए हैं जो लगता है कि हाँ इनको जब गाते हैं तो बहुत सुकून सा मिलता है? या बिल्कुल सुकून तो खैर संगीत ऐसी चीज है कि संगीत ही सुकून है अगर उसको सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो। अगर साहित्य अच्छा हो तो वो सुकून देगा, साहित्य खराब हो जाएगा तो संगीत भी खराब हो जाएगा। तो संगीत की विधा में बहुत सारी विधाएं हैं, विवाह गीतों में भी है, कजरी चैता बहुत सारी है। कजरी बहुत पसंद है मुझे क्योंकि मुझे चुलबुले गीत भी बहुत पसंद आते हैं। बेसिकली पर्सनालिटी जिसकी से मैं थोड़ी चुलबुली हूँ तो मुझे वैसे गीत पसंद है जो बहुत काम एंड कूल रहता है, उसको सुकून वाले गीत ज्यादा पसंद होते हैं। मुझे सब पसंद है पर एक चुलबुलेपन में ना वो मस्ती भी रहती है और रस भी होता है, तो उस हिसाब से तो एक कजरी बहुत पॉपुलर है, मैं वो सुनाती हूँ आपको। हो पिया मेहंदी ले आदा मोती झील से जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी ले आदा मोती झील से जाके साइकिल से ना, साइकिल से ना हो साइकिल से ना, साइकिल से ना हो साइकिल से ना, साइकिल से ना, साइकिल से ना। ओ पिया मेहंदी, हो पिया मेहंदी ले आदा मोती झील से जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी ले आदा छोट के बहन से पिसाईदा, पिया मेहंदी ले आदा, पिया मेहंदी ले आदा छोट की ननद से पिसाईदा, छोट की ननद से पिसाईदा, छोट की ननद से पिसाईदा, हमरे हथवा में लगा दा काटा कील से जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी ले आदा मोती झील से जाके साइकिल से ना। कितना मीठा। तभी मैं देखती हूँ कि इसके पहले भी मैंने कई लोक गायिकाओं के इंटरव्यूज किए हैं और मैं देखती हूँ कि उन्हें भी कजरी उनके दिल के बहुत करीब होती है और जितना सुनती हूँ लगता है कितनी मिठास है इसमें। बहुत सुंदर गाया आपने अनन्या जी। खैर आपकी आवाज है ही बहुत सुरीली, बहुत मीठी। इस फील्ड में जो लड़के लड़कियां आना चाह रहे हैं आजकल, जो युवक युवती हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश तो सबसे पहले मैं यही देना चाहूंगी कि ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऐसा नहीं है कि आज आपने बोया और कल आप काटने के लिए तैयार हो गए। जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे हम LKG UKG 1 2 3 4 पढ़ते हैं, 12 तक पढ़ाई करते हैं, फिर भी किसी लायक नहीं होते, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद जाके नौकरी की तैयारी करते हैं तो नौकरी मिलती है, या अपने 12th की पढ़ाई के बाद बहुत लोग बिजनेस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्सेज करते हैं तो वो रेडी हो पाते हैं। वैसे ही संगीत भी एक साधना है, एक ऐसी शिक्षा है जिसके लिए आपको भरपूर समय लगता है और उस समय के लिए बिल्कुल रेडी रहिए, लगे रहिए, क्योंकि वो टाइम, मुझे पता है आज का समय ऐसा है कि बहुत तेजी से सब आगे बढ़ रहे हैं, तो साइड बाय साइड आप अपने यूट्यूब पे वीडियोस डालिए, अपने प्रैक्टिस करते हुए वीडियोस डालिए, रील्स बनाइए, डालिए, एवरीथिंग इज गुड, बट सीखते रहिए और लगे रहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई कंटेंट डाला और आपको लगा कि अरे मैं कल वायरल हो जाऊंगा और नहीं हुए तो आप एकदम सैड हो गए, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको लगे रहना पड़ता है, लगे ही रहना पड़ता है, रोज कुआं खोदना है, रोज पानी निकालना है, रोज पीना है, ऐसी चीज है ये। और ये फील्ड बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि
बहुत सारे स्ट्रगल्स हर फील्ड में हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई नौकरी बंधी हुई है कि आप इसकी प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि बाकी फील्ड्स के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। अब गवर्नमेंट बहुत कुछ लेके आ रहे हैं, गवर्नमेंट लेके आ रही है हमारी, बट फिर भी ये ऐसा फील्ड है कि आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है हर चीज के लिए, क्योंकि अगर आपको अपनी फैमिली रन करनी है तो उस हिसाब से आपको सोच के चलना है कि आपको कितनी मेहनत करनी होगी कि आप इस लेवल पे अपना नाम कमा पाएं, इस लेवल पे अपनी कला को आगे बढ़ा पाएं, कि आप जीवन भर अपना परिवार भी पाल सकें। और लड़कियों के लिए मैं एक बहुत जरूरी संदेश देना चाहूंगी कि लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डजंट मैटर। इफ यू हैव दैट टैलेंट, जस्ट गो फॉर इट। आपको करना ही है। मुझे भी बहुत रोका गया, बहुत ज्यादा मैं भी परेशान हुई। जितना साल लोग आजकल अपने बच्चों को सिखा देते हैं, अपने बच्चों को खुद लेके जाते हैं म्यूजिक क्लासेस कराने, उतने साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा अपनी फैमिली में कि मुझे सीखना है, मुझे करना है, मुझे करने दो। मतलब 6-7 साल मेरे वेस्ट हो गए इस चीज में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस जुनून के साथ नहीं बढ़ती या नहीं करती इस चीज का, इस सिचुएशन का सामना नहीं करती, तो मैं भी शायद आज किसी के घर में चूल्हा चौकाई कर रही होती, शादी हो गई होती मेरी, और मैं वहां पे शायद बच्चे पाल रही होती और उनके घर के काम में होती, ज्यादा से ज्यादा एक स्कूल की टीचर बन गई होती या एक छोटी मोटी नौकरी क्लर्क की जॉब करके बैठी होती। तो उस टाइम जो मेरे अंदर एक ये करने का जुनून था कि करना ही है, जो जिद थी, उस जिद ने मुझे यहाँ पे वो लेके आया। और आज मेरी पूरी फैमिली को इस बात पे प्राउड है कि अनन्या ने जो फैसला लिया अपने लिए वो सही लिया, हम गलत थे, शी वॉज राइट एट हर प्लेस। तो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर वो चीज है तो किसी भी कीमत पे आपको कोई नहीं रोक सकता है। कुछ भी करके किसी की बात नहीं सुनो, अपने पेरेंट्स को मनाओ, उनको बोलो कि हम सही दिशा में अच्छा काम करेंगे। और अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको समझा सकते हैं। टारगेट में ऑप्शंस ना रखें। हाँ बिल्कुल, ऑप्शंस ना रखें। और बहुत सारी फीमेल के साथ ऐसा होता है कि शादी के बाद चीजें रुक जाती हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, क्योंकि आपकी फैमिली, चलो आपने अब मेरे साथ देखो, मान लो मैंने अपनी फैमिली को समझा दिया, मेरी फैमिली अब मान गई, अब मैं जिस फैमिली में मेरी शादी होनी है अब मैं उनको भी समझाऊं। तो पहली बात है कि अगर आप शादी के लिए आ रहे हैं तो ये देख के आइए कि व्हाट इज शी, वो क्या कर रही है, आप सपोर्ट कर पाएंगे तो आइए, अदरवाइज इट्स ऑल राइट। आजकल ऐसा नहीं है कि जीवन जो है वो बिना शादी के जिया ना जाए। बहुत से लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल ये सारी चीजें लाइफ में बहुत जरूरी है, बट तब तक जब तक वो आपको सुकून दे। अगर आपका सुकून खत्म हो रहा है, अगर आपकी लाइफ ऐसी होती जा रही है कि इट इज बिकमिंग लाइक अ हेल, या फिर आप वो नहीं कर पा रहे हो जो आपकी अंतरात्मा करवाना चाहती है, जो आप दिल से करना चाहते हो, तो फिर ऐसी शादी का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये सपोर्ट सिस्टम है। आप आज मेरा इंटरव्यू इसलिए ले पा रहे हो क्योंकि आपके हस्बैंड का सपोर्ट होगा, आपकी फैमिली का सपोर्ट होगा। वो नहीं करेंगे तो आप भी यहाँ नहीं बैठ पाओगे। तो सीधी सी बात है, आपको भी अपनी बहू को बेटी की तरह मान के उसको हर चीज में सपोर्ट करना होगा। मुझे बहुत तकलीफ होता है, मैं उन लड़कियों को जब देखती हूँ जिनकी शादी हो गई है और आज वो म्यूजिक से दूर हैं। बहुत सी लड़कियां हैं जो मैंने सीखना शुरू किया था तो मेरे साथ वो थी, कुछ सीनियर्स थी, कुछ जूनियर्स थी, किसी की शादी पहले हो गई, तो वो लोग आज मुझे कहीं नजर नहीं आते। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि दे वर टैलेंटेड। शादी से अब लड़कियों ने करियर पहले चुना है, शादी पीछे कर दी है क्योंकि वो एक बैरियर हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी बहुत वास्ट टॉपिक है, कभी इस पे कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत जरूरी है समाज में लेके आना। और मैं सभी लड़कियों को यही कहना चाहूंगी कि आप बस मेहनत तो कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं मेहनत, स्ट्रगल आप भी कर रहे हो, बट सही दिशा में करो। बहुत से लोग गलत दिशा में मेहनत करने लगते हैं, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और कभी भी शॉर्टकट के रास्ते पे ना जाते हुए सिर्फ मेहनत करो। एंड में सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी लगन ही काम आती है। कोई किसी के लिए नहीं कुछ भी करता है, और कोई गॉड फादर किसी को नहीं मिलता। अगर कोई है तो बहुत अच्छी बात है, दे विल हेल्प यू टू बिकम दैट, बट आपको खुद ही करना है। और आज के समय में बहुत आसान है, आपके पास खुद का प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जस्ट पोस्ट योर वीडियोस। आपके अंदर टैलेंट होगा तो वो ऑटोमेटिक लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन कंटिन्यूअसली करते रहो। तो ये थी हमारे साथ लोक गायिका अनन्या सिंह जी, जिनसे बहुत सारी बातें की। और मुझे लगता है आज के जो युवा हैं उनको काफी कुछ गुड मैसेजेस गए हैं इनकी तरफ से, काफी कुछ उन्हें सीखने को भी मिलेगा और बहुत सारा मनोरंजन भी होगा इस इंटरव्यू के थ्रू उनका। तो इसी के साथ आप सभी से अलविदा चाहूंगी और किसी नई शख्सियत के साथ फिर से आपके सामने मुखातिब होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 9G FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।